बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद WB। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एज़रा पाउंड। इसकी हम कंप्लीट बायोग्राफी को, इनकी राइटिंग स्टाइल को और थीम्स को, और साथ ही साथ हम इसके एक मेजर वर्क को भी डिस्कस करेंगे, इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज़रा पाउंड पैदा हुए 1855 में हैले में, और ये अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। उसके बाद इनकी फैमिली जो है वो मूव ऑन हो गई न्यूयॉर्क में, और यहाँ पे इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन रिसीव की लोकल प्राइवेट स्कूल से। एज़रा पाउंड ने अपनी अर्ली एज में ही लिटरेचर की दुनिया में कदम रख लिया था। इन्होंने अपनी 11 एज में पब्लिश करवाई अपना फर्स्ट लिटरेरी क्राफ्ट लाइमरिक के नाम से, जो कि था विलियम जेनिंग्स पे, जो कि एक पॉलिटिशियन था जो कि इलेक्शन हारा था। इनके एकेडमिक करियर में ट्विस्ट उस वक्त आया जब इन्होंने एक मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन ले लिया, और वहाँ पे इन्होंने अपनी शूटिंग स्किल को इम्प्रूव किया अमेरिकन वॉर के लिए। लेकिन इन्होंने अपनी ये भी ट्रेनिंग हाफ में ही छोड़ दी, खत्म ही नहीं की। एज़रा पाउंड अपने एकेडमिक करियर में बहुत ज़्यादा अनलकी रहे, और इन्होंने पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी से एज अ स्पेशल स्टूडेंट की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1908 में ये बहरी सफ़र के ज़रिए इंग्लैंड आए, और इनकी वहाँ पर इनकी मदर ने इनको न्यूयॉर्क के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, और वहाँ पे इन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट लिया। लेकिन यहाँ पर भी उनकी कोई जर्नी जो थी वो कंफर्टेबल नहीं थी, ये भी एक अनकंफर्टेबल जर्नी ही थी। 1906 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की, और इसी साल इन्होंने PhD प्रोग्राम में भी एडमिशन ले लिया। एज़रा पाउंड का ज़्यादातर टाइम जो था वो ट्रैवलिंग में ही गुजरता था। उसके बाद इन्होंने स्पेन में 1908 में अर्निंग करना स्टार्ट की। इन्होंने टूरिस्ट को गाइड करना शुरू किया, और वहाँ से इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की। और इसी टाइम में इन्होंने अपनी एक कलेक्शन 44 पोएटिक वर्क्स, उसका नाम था अलियम स्पेंटो को, कलेक्शन को पब्लिश भी करवाया। उसके बाद वो 1910 में यूनाइटेड स्टेट वापस आए, और वहाँ पे इन्होंने अपना प्रोज वर्क द स्पिरिट ऑफ रोमांस को पब्लिश करवाया। उसके बाद 1912 में ये वापस पेरिस आए, और इन्होंने अपना एक और वर्क जो है वो पब्लिश करवाया। उसके बाद इन्होंने अपना एक वर्क स्टार्ट किया रिपोस्टस। इस कलेक्शन में 25 पोइम्स थी, जिसमें कि, और इन्होंने अपनी पोइम्स में इमेजिज्म का भी इस्तेमाल किया, और इन्हीं पोइम्स में पाउंड ने पहली दफ़ा इमेजिस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया। इमेजिज्म क्या है, इस पे कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते। 1915 में इन्होंने 25 चाइनीज़ पोइम्स को ट्रांसलेट किया, जिसका नाम इन्होंने रखा कैथी, क्योंकि ये एक ट्रांसलेटर भी थे। इन्होंने इन्होंने मुख्तलिफ ज़ुबानों के लिटरेचर वर्क को ट्रांसलेट भी किया, और ये ट्रांसलेशन जो थे वो करते थे पॉजिटिव भी और नेगेटिव क्रिटिसिज्म के साथ। इन्होंने एक मैगजीन में भी काम किया जिसका नाम था पोइट्री, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, और उसके बाद इन्होंने अपनी मेजॉरिटी लॉन्गेस्ट पोएम द कैंटोस पे काम करना शुरू किया, और इन्होंने अपनी पहली 3 कैंटोस जो हैं वो 1917 में सक्सेसफुली पब्लिश भी करवाई। उसके बाद 1919 में इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और जाके पेरिस सेटल हो गए। उसके बाद इन्होंने अपने खुद के एक मैगजीन का इफ्तिताह किया जिसका नाम था द एग्जाइल, जो कि इन्हें अवार्ड की मनी जो मिली थी वो इन्होंने यहाँ पे लगाई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने रेडियो पॉडकास्ट भी की, जो कि यहूदियों के खिलाफ भी बोला करते थे, जिसकी वजह से इनको US आर्मी ने पकड़ लिया, और इनसे बहुत ज़्यादा सवालात भी किए। और ये सारा कुछ इनकी पोएम द कैंटोस में ऑलरेडी मेंशन है। इसका मतलब ये है कि ये कैद में भी अपने लिटरेचर को लिखते रहे। कैद के बाद ये US साइकेट्री अजाइलम में भी रहे, जहाँ पे कि इनका ट्रायल भी लिया गया, और वहाँ पे इनको पागल करार दे दिया गया। और उसके बाद 1966 में इनको बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से एलिजाबेथ हॉस्पिटल फाइनली रिलीज कर दिया गया। बाद इनकी जिंदगी का ज्यादातर टाइम जो है वो डिप्रेशन में ही गुजरा। उसके बाद 1955 से 57 तक ये एनोनिमस लेटर्स लिखते रहे न्यू टाइम्स को, एंड देन 1972 में इनकी डेथ हो गई इटली में। बात करते हैं इनके राइटिंग स्टाइल की। सबसे पहला जो है, एज़रा पाउंड की पोइट्री में इमेजिज्म का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि एज़रा पाउंड ही इमेजिज्म के फादर माने जाते हैं। इमेजिज्म जो है इसकी मैं ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो दे चुकी हूँ। तो ये एक आर्ट मूवमेंट थी, एक लिटरेरी मूवमेंट थी, जिसपे कि अपनी लैंग्वेज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि रीडर्स के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, और ये बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ये इमेजिज्म था। उसके बाद जो दूसरा है वो इनकी राइटिंग में वॉटरसिज्म पाया जाता है। ये भी एक यूरोपियन की एक मूवमेंट है जो कि लॉन्च की थी विंडा लिविस ने। इस पर भी वीडियो जो है वो मैं बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये क्यूबिज्म पे मुश्तमिल थी, जो कि क्यूबिज्म कहते हैं आर्ट मूवमेंट को। इसमें जो पेंटर्स थे वो अपनी राइटिंग को, अपनी पेंटिंग को बिल्कुल इसी तरह दिखाते थे जिस तरह वो रियल दिखाई देती थी। उनमें डिफरेंट शेडिंग वगैरह डाल कर उसको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि वो जैसी थी बिल्कुल वैसी ही वो उनको दिखाते थे। राइटिंग थीम्स की बात करें, पाउंड की जो थीम्स हैं उनमें नेचर, लव और लाइफ आ जाती है, और इसके बाद पॉलिटिक्स
हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी इनके थीम्स का हिस्सा हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके एक मेजर वर्क की, इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो। ये लिखी है अमेरिकन राइटर एज़रा पाउंड ने, जो कि 1913 में पब्लिश हुई। ये पोएम सिर्फ 2 लाइन्स की है, जो कि इमेजिज्म की एक बेस्ट एग्जांपल है। ओवरऑल बात की जाए कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 20 वर्ड्स हैं इंक्लूडिंग टाइटल, और अगर इन टाइटल को निकाल दिया जाए तो सिर्फ 14 वर्ड जो हैं वो बाकी बचते हैं। इस पोएम में जो पोएट है वो एक क्राउडेड सबवे स्टेशन पे मौजूद है और उसमें वो लोगों को देखता है, और उसके बाद अपनी दूसरी लाइन में जो है वो ट्रीज के जो पेटल्स हैं उनसे रिजेम्बलेंस देता है। तो चलिए इसकी समरी को देखते हैं। द अप्रिएशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बॉथ। अब इसमें जो पॉइंट है वो एक रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और इसमें वो लोगों के जो चेहरे हैं जो कि वहां से गुजर रहे हैं उनके फेसेस को देख रहा है और उनको वो एप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी कि एप्रेशन बोलते हैं एक ऐसी चीज को जो कि एक ब्लरी टाइप की हो, गोस्ट टाइप चीज जो होती है ना, गोस्ट टाइप फेसेस है लोगों के। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि वो एक इमेज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं पेटल्स का, जो कि यानी कि एक जैसे कि दरख्त की जो शाखें हैं वो जैसे पत्ते उनके जड़ जाते हैं और फिर से दोबारा नए आ जाते हैं। तो ये सारी जो है ये एग्जाम्पल दी हैं। ये पोएम जब मैंने देखी तो मैंने तो ये शुक्र अदा किया कि थैंक्स टू टाइटल, अगर टाइटल ना तो पता ही नहीं चलता कि इस पोएम में जो है वो पोएट बात किस चीज़ की कर रहा है, वो कहाँ पे खड़ा है, कौन से लोगों की बात कर रहा है, कौन से पत्तों की बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो हमें टाइटल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो कि है इन द स्टेशन ऑफ द मेट्रो। इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि जो पोएट है वो एक सबवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है और वहाँ पर जो लोगों को वो देख रहा है, उनके फेसेस को देख रहा है। ये लाइन जो है वो प्रीटी सिंपल है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि वो बात करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, जो कि बैक टू बैक आते चले जा रहे हैं पॉप्स अप होके। लाइक वो इतने ज़्यादा लोग हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इतनी तेज़ी से लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं। उसके बाद जो इस पोएम की सेकंड लाइन है, उसमें ये पोएट कहते हैं कि उसमें इंसानों को जो है ना वो पेटल्स के साथ तशबीह देते हैं। यानी कि जिस तरह से एक दरख़्त है उसके पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद उसमें नए पत्ते आ जाते हैं, तो सेम एज़ इट इज़ मेट्रो स्टेशन में जो रेलवे में ट्रेन में जो लोग हैं वो बैठ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही उतर रहे हैं, बैठ रहे हैं, नए लोग आते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, पुराने लोग उतरते जा रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर नेचर के साथ यहाँ पे रिजेम्बलेंस दी है इंसानों को, कि किस तरह से मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर उनको दरख़्त के पत्तों के साथ रिजेम्बलेंस दी है लोगों को, कि बिल्कुल वैसे ही लोग भी हैं, वो नए आते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पोएम का जो है ना, वो एक और थीम जो है वो निकल सकता है कि अर्बनाइज़ेशन और रूरल एरियाज़ के बारे में ये इसमें पोएट जो है वो बताना चाह रहा है, कि किस तरह से जो नेचर किस तरह से करीब है रूरल एरियाज़ के, और जो अर्बनाइज़ेशन है, जो कि सिटी लाइफ़ है, वो किस कदर शोर-शराबे वाली एक ज़िंदगी है और वहाँ पे पता भी नहीं चलता कि लोग इतनी गहमा-गहमी है, इतनी तेज़ी से लोग आ जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में इस कदर मगन हैं, और इसलिए मेरे ख्याल से वो अर्बनाइज़ेशन की तरफ जो है ना उसको थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है लाने की। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसमें उसके मुताबिक जो है वो पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो नेचर के साथ जो है वो कंपेयर इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि नेचर का हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कि अगर हम लोग विलेज लाइफ की बात करें तो वहाँ पे कितनी पुरसुकून किस्म की ज़िंदगी होती है, लेकिन अगर यहाँ पे सिटी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे इतनी गहमा-गहमी है कि लोगों का भी पता नहीं चल रहा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और इनके फेसेस जो हैं वो इतने ब्लरी हैं, इतने वो घोस्ट टाइप जो हैं वो इतने कि पता भी नहीं चलता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इतनी तेज़ी से वहाँ पे इतनी ज़्यादा गहमा-गहमी जो है वो लगी हुई है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अगर आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप उसके मुताबिक लिख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।